हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिमा चंद्राकर, प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से आज आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, स्पेशली ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जनरल आइडिया दूंगी। लेकिन उससे पहले आइसोमेरिज्म से हम चालू करेंगे। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं और फिर उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, जिसका ये ग्रीक वर्ड है जिसमें आइसोस मीन्स होता है इक्वल और मेरोस यानी पार्ट। आइसोमेरिज्म बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल या हिंदी में संरचनात्मक कहते हैं, और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेथियल आइसोमेरिज्म जिसे त्रिविम रसायन कहते हैं। इनके आगे के वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला जो संरचनात्मक या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है, इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे चेन, स्केलेटन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इनके सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे। इन सभी आइसोमर्स को हम 2 डायमेंशन में आसानी से समझ सकते हैं, जैसा कि इनमें उदाहरण दिया गया है। एन-ब्यूटेन, आइसो 2-मिथिल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। पोजीशन में पोजीशन ऑफ एटम्स बदल जाते हैं, उदाहरण 1-प्रोपेनॉल या 2-प्रोपेनॉल। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, उदाहरण इथेनॉल डाइमिथिल ईथर। मेटामेरिज्म ये एक प्रकार का इंटरनल टाइप का आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म है, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या कह लें एल्किल ग्रुप बदलते हैं। ये एक प्रकार का सिंपल इंटरनल आइसोमेरिज्म है, जिसे कई राइटर्स या कई साइंटिस्ट ने आइसोमेरिज्म नहीं माना है। टॉटोमेरिज्म ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक उदाहरण है, जिसमें बता सकते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। हमारा आज का टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो आइसोमर्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। इनके एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म वो है जो सिंगल बॉन्ड या sp3 कार्बन के ही कारण होता है, परंतु इसमें फ्री रोटेशन होता है। और इसके 2 प्रमुख पॉइंट हैं। पहला ये कि इन आइसोमर्स को, जिनको हम कॉन्फॉर्मर्स भी कहते हैं, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में आसानी से बदला जा सकता है बिना किसी बॉन्ड ब्रेकिंग या कहें कोवेलेंट बॉन्ड के बिना तोड़े हुए। और ये इजीली कन्वर्टेबल होता है, और इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में इसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत आसानी से और बहुत तेजी से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में बदल सकता है। दूसरा है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, जिसके 2 प्रकार होते हैं। पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक प्रकार है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट या एक मॉलिक्यूल अपने इमेज के ऊपर प्रतिबिंबित नहीं होता, जिसको कह सकते हैं an object and its non-superimposable mirror images। अगर इस प्रकार से 2 आइसोमर बने तो उनको हम कहते हैं इनेंशियोमर्स।
इनेंशन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अपोजिट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करते हैं, और ये डेविएशन अगर दो आइसोमर हैं तो पहला अगर राइट साइड में कुछ किसी एक डिग्री तक कर रहा है तो दूसरा आइसोमर उतने ही डिग्री में अपोजिट डायरेक्शन में करता है। द ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन ऑल्सो रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये वर्ड अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इक्वल डिग्री बट अपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन देता है। द प्रॉपर्टी जो ये इस प्रकार की फिनोमिना होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करने की या घुमाने की, इसी प्रक्रिया को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ काइरल मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट which is measured in an instrument known as polarimeter. ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कीरल या काइरल मॉलिक्यूल को के द्वारा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट कर देती है। तो अब जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके बारे में हमें जानना जरूरी है ऑप्टिकल एक्टिविटी के संबंध में। जैसे पहला प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? हमें मालूम है कि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो नॉन पोलराइज्ड रहती है। इसका मतलब इसका वाइब्रेशन या कंपन हर एक दिशाओं में होता रहता है। जब बाकी दिशाओं के कंपन को हम हटा दें किसी भी तरह से और सिर्फ कंपन को एक ही दिशा में रखें, चाहे वो दिशा कोई भी हो, तो वह कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये है पोलराइज्ड लाइट और यह है नॉन पोलराइज्ड लाइट जिसका कंपन सभी दिशाओं में हो रहा है। यह प्रक्रिया पोलरीमीटर में होती है। पोलरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को नाप सकते हैं। सिंपल पोलरीमीटर के ये पार्ट है, स्कीमेटिक डायग्राम से आप देख सकते हो। ये लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स में आप देख रहे हो कंपन सभी दिशाओं में है, मतलब नॉन पोलराइज्ड है। इसको एक लेंस की सहायता से, यह लेंस हो सकता है निकोल प्रिज्म भी, तो उसको पोलराइजर यूनिट में रखा जाता है ताकि जब नॉन पोलराइज्ड लाइट निकोल प्रिज्म से पास हो तो हमको एक ही दिशा में कंपन वाली लाइट अर्थात पोलराइज्ड लाइट मिले, और यह पोलराइज्ड लाइट फिर काइरल कंपाउंड या कहें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के विलयन से प्रवाहित होती है। और अब जब यह प्लेन पोलराइज जिसकी दिशा हम देख रहे हैं, ये वर्टिकली लिखी गई है, इसकी दिशा में यहाँ परिवर्तन ब्लैक कलर का एरो, डबल एरो देखिए राइट साइड में हो गया है। तो जब राइट, या तो राइट साइड में होगा और उसी का दूसरा आइसोमर इस दिशा को उतनी ही डिग्री में लेफ्ट दिशा में घुमा सकता है। तो यह पोलरीमीटर में परिवर्तन दिखाई पड़ता है आईपीस के द्वारा, जहां से हम एनालाइजर की मदद से इस डिग्री ऑफ रोटेशन को, कितना घूर्णन का कोण यहाँ बनता है, उसको यहाँ देख सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट सिंपल पोलरीमीटर का स्कीमेटिक डायग्राम है। अब जैसा कि अपने पहले इसमें देखा, या तो राइट साइड में घूम रहा है जिसको ब्लैक एरो से, ब्लैक लाइन से दिखाया गया है, या लेफ्ट साइड में घूम रहा है। इसी को हम यहाँ देखते हैं। अगर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जिस सैंपल को हमने ट्यूब में रखा था वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज अर्थात राइट साइड में घुमाता है, तो उसको प्लस साइन द्वारा लिखा जाता है अथवा स्मॉल डी द्वारा लिखा जाता है, और इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन या डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। सिमिलरली
जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है, तब उसको हम माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल एल द्वारा लिखते हैं, और उस आइसोमर को कहते हैं लिवो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर. The angle of rotation of plane polarized light by an optical active substance is proportional to the number of atoms of in the path of light. ये एक उदाहरण है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का, जैसे कि लैक्टिक एसिड. आपको मालूम है ये लैक्टिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है. तो ये है, मान लीजिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड, तो उसका मिरर इमेज ये है लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड. अब एंगल ऑफ रोटेशन जो हमने पोलरीमीटर में देखा था, उसे हम अल्फा कोण अगर माने तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन. यह एंगल ऑफ रोटेशन एनालाइजर, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, एनालाइजर, ये एनालाइजर से हमने इस कोण को नापा है. तो एनालाइजर द्वारा मापी गई मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो डेविएशन है वो अल्फा कोण कहलाती है, जिसको हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं. और यह एंगल ऑफ रोटेशन कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. इसका जो कोण है वो कई फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होती है, जैसे सब्सटेंस यानी जिसको हमने ट्यूब में रखा है, आइसोमर, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है. दूसरा, उसका कंसंट्रेशन अथवा सांद्रता कैसी है, कितनी है, और उस सांद्रता को ग्राम प्रति एमएल में नापा जाता है. फिर वो ट्यूब जिसमें वो सैंपल रखा गया है पोलरीमीटर का, उसकी लंबाई कितनी है. फिर जो लाइट हमने स्टार्टिंग में सोर्स लाइट रखा है उसकी वेवलेंथ कितनी है. और लास्टली टेम्परेचर ऑफ द सैंपल, जिसमें विलियन रखा गया है उस विलियन का टेम्परेचर कितना है. इन सभी बातों का प्रभाव इस अल्फा पर पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन. एक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको हम इस प्रकार से डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं. एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट by a 1 gram per ml sample taken in 1 decimeter tube. मतलब वह कोण जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 1 ग्राम प्रति ml विलियन द्वारा और 1 डेसीमीटर ट्यूब में रखने पर प्राप्त होता है, उस रोटेशन को एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं. उदाहरण या इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये है अल्फा ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो ये स्पेसिफिक रोटेशन, और ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन के लिए L is for length, D is for concentration. Sometimes D is also written as C. तो अल्फा डिवाइडेड बाय LC या LD. तो अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन, लेंथ एंड कंसंट्रेशन. उदाहरण के लिए एलानीन जो एक अमीनो एसिड है, उसका होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है अगर ये, तो +8.5. लैक्टिक एसिड अगर ये लिवो रोटेटरी आइसोमर है तो इसका -3.8 इन डिग्रीज. ये सब डिग्रीज में नापे जाते हैं. अब जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो बार बार आपको सुनाई देगा वो है कीरल या कायरल सेंटर. A molecule containing a carbon with 4 different groups result in a chiral molecule, and the carbon is referred to as chiral or asymmetric or stereogenic center. ऐसा अणु जिसका कार्बन sp3 है, मतलब जिसकी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड है और चारों डिफरेंट वैलेंसीज 4 विभिन्न एटम अथवा ग्रुप्स के द्वारा जुड़ी हुई है, उस कार्बन को हम कहते हैं कीरल मॉलिक्यूल. और ऐसा कार्बन
कीरल कार्बन कहलाता है, एसिमेट्रिक कार्बन भी इसे कहते हैं। और अगर उससे स्टीरियो केमिस्ट्री अलग आगे समझाई जा सके तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहलाता है। उदाहरण इसके कीरल सेंटर के नीचे दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कार्बन अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है अगर इसमें से कोई भी एटम किसी अन्य अन्य ग्रुप या एटम द्वारा रिप्लेस होता है। फिर ये देखिए यहाँ पर भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जिसमें कार्बन 4 डिफरेंट 2 एटम्स और 2 डिफरेंट ग्रुप द्वारा विभक्त है, तो ये कायरल सेंटर कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर किरैलिटी और एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यह भी एक वर्ड है जो आपको बार बार सुनने में आएगा। किरैलिटी मॉलिक्यूल में इस प्रकार उपस्थित होता है किसी sp3 कार्बन एटम के बीच, जो 4 डिफरेंट ग्रुप के अटैच होने से उत्पन्न होता है। सच कार्बन एटम इज कॉल्ड कीरल कार्बन और किरैलिटी सेंटर। और किरैलिटी के उपस्थित होने से उस मॉलिक्यूलर किरैलिटी आ जाती है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और जो आइसोमर प्राप्त होते हैं उन्हें इनेंशियोमर्स के रूप में जाना जाता है, और वो कार्बन कई बार एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी कहलाता है। एक अन्य उदाहरण जिसको हम 3 डायमेंशनल फिगर्स डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज ये है कार्बन, जिसमें 4 डिफरेंट गुण W, X, Y, Z उपस्थित हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो ये इस प्रकार होगा। और अब चूंकि इसको हम 3 डायमेंशन में इमेजिन कर पा रहे हैं, आपको मालूम है कि ये ब्रोकन लाइन जो है बिलो द प्लेन है, मतलब हमसे दूर की पीछे की ओर है, और ये जो ब्रॉड लाइन है, मोटी लाइन है दोनों, जिसमें Y और W जुड़े हुए हैं, वो टुवर्ड्स हमारी तरफ पॉइंट किए हुए हैं, अबव द प्लेन है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल्स जो 2 मिल रहे हैं जिसके मिरर इमेज, अगर हम इस मिरर इमेज को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करना चाहें तो संभव नहीं होगा, और इसीलिए ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहलाते हैं, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को ही इनेंशियोमर्स कहा जाता है। इनेंशियोमर्स की कुछ और पॉइंट्स हम देख लें। इनेंशियोमर्स एक दूसरे पर प्रतिबिंबित नहीं होते। इनेंशियोमर का एक आइसोमर अगर घूर्णन के कोण को राइट दिशा में घुमाता है तो दूसरा लेफ्ट दिशा में घुमाएगा। इनेंशियोमर्स ही कीरल कहलाते हैं। समटाइम्स द टर्म राइट हैंडेडनेस एंड लेफ्ट हैंडेडनेस भी कहलाते हैं। इसका कारण ये है कि स्टीरियो केमिस्ट्री या ऑप्टिकल एक्टिविटी की शुरुआत ही हैंडेडनेस प्रॉपर्टी से हुई थी। हमारा एक हाथ दूसरे हाथ पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता, इसीलिए इसको हैंडेडनेस प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे सभी इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसे होते हैं। बट एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होती है वो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की घूर्णन की दिशा में परिवर्तन, यही एक इसका डिफरेंट, जैसे यहाँ दर्शाया गया है। मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा है, परंतु स्पेसिफिक रोटेशन प्लस लैक्टिक एसिड का अगर 2.24 है तो माइनस का दूसरी दिशा में सेम वैल्यू बट अपोजिट साइन होगा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल सकती है। उदाहरण डेक्सट्रोज जो होता है वो एनिमल मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, और ये डेक्सट्रोज तभी
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देगा जब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, जबकि लिवोरोटेटरी डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज नहीं होता। व्हेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ इनैंशियोमर्स, मतलब इनैंशियोमर्स या दर्पण प्रतिबिंबी आइसोमर के बराबर क्वांटिटीज, इक्वल क्वांटिटीज आपस में मिक्स कर दिए जाएं तो ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस प्राप्त होगा। जैसा कि +5 में आप -5 ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी? 0। सिमिलरली इक्वल क्वांटिटी ऑफ इनैंशियोमर्स जब दर्पण प्रतिबिंबी रूप के बराबर मोलर रेशियो एक दूसरे में मिलाए जाएं तो हमें इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा। इनएक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें रोटेशन प्लस अथवा माइनस नहीं होता, 0 ही रहेगा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा रोटेशन की दिशा में। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो बार बार आपको आगे सुनने मिलेगा वो है डाइस्टीरियो आइसोमर्स। डाइस्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं? डाइस्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनके जो ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं परंतु वो इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं होते, मतलब एक दूसरे पर के मिरर इमेज नहीं बनाते और परंतु फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऐसे जोड़े को डाइस्टीरियो आइसोमर कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। डाइस्टीरियो आइसोमर्स की स्पेसिफिक रोटेशन तो डिफरेंट होती है, पर कभी कभी इनकी जो रोटेशन है वो अपोजिट साइन की हो सकती है, अपोजिट साइन की भी हो सकती है और सिमिलर साइन की। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये भी डेक्स्ट्रो होगा, जबकि अगर इनेंशियोमर का हम देखें तो उसमें क्या था कि इनेंशियोमेरिक पेयर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन का रोटेशन देता है। एक और उदाहरण इनेंशियोमेरिक पेयर का और डायस्टीरियो आइसोमर का हम इसमें देखें। ये ब्यूटेन का एक डेरिवेटिव है जिसमें पोजीशन 2 और 3 पर क्लोरोब्रोमो डेरिवेशन सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसका मिरर इमेज आप देख सकते हैं और इस मिरर इमेज को आप इस पर सुपर इम्पोज करेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है और इसलिए ये क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमेरिक पेयर। सिमिलरली अब 3 डायमेंशन फिगर हम इमेजिन कर रहे हैं तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दोनों सब्स्टिट्यूशंस हैं। इसमें आप देखिए एक ब्रोमो जो है लेफ्ट में है और क्लोरो राइट में है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका और इसका सेम है दोनों का ही, और इसलिए यह भी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन का ही आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कह सकते हैं इसको। परंतु 3 डायमेंशनल में आप इस प्रकार देखेंगे और इसका मिरर इमेज, इनेंशियोमेरिक मिरर इमेज ये आएगा। अब चूंकि ये चारों आइसोमर्स एक ही कंपाउंड के हैं, ये दोनों इनेंशियोमेरिक पेयर हैं बिकॉज दे आर फॉर्मिंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। वैसे ही ये दोनों इनेंशियोमेरिक पेयर हैं क्योंकि इनमें भी अप्रतिबिंब रूप बन रहा है, एक दूसरे पर प्रतिबिंबित नहीं हो पा रहे हैं। अब नंबर 1 जो आइसोमर है उसको और नंबर 3 आइसोमर को देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, परंतु फिर भी ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो अब हम नंबर 1 आइसोमर को नंबर 3 आइसोमर से अगर रिलेट करें तो ये इनेंशियोमर्स तो नहीं है और इसलिए इसको कहते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। उसी प्रकार 1 और 3 का रिलेशनशिप भी डायस्टीरियोमेरिक है, 2 और 3 का रिलेशनशिप भी डायस्टीरियोमेरिक है, 2 और 4 का रिलेशनशिप भी डायस्टीरियो आइसोमर्स में कहलाएगा। एक कंपाउंड होता है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो किरल सेंटर, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर तो रहते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को एकिरल कंपाउंड कहते हैं। इसमें स्टीरियोमेरिक सेंटर होते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, और ये सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर्स भी बनाते हैं। जैसे ये दूसरे एक दूसरे के इनेंशियोमेरिक पेयर दिखाई पड़ रहे हैं,
परंतु ये इनेंशियोमर नहीं है। इसका कारण ये है कि अगर ऐसा कोई सेंटर, दो सेंटर जो सिमेट्रिकल है, जैसे नंबर 1 जिसको आर से, अभी आर और एस के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगी, इस आर सेंटर को देखें, इस पर इस कार्बन एटम और एस कार्बन एटम की सारी व्यवस्था एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब इस लाइन के पर, इसको अगर हम लाइन खींच दें तो एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहे हैं। तो इंटरनली वो एक दूसरे के प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण मिरर इमेज बना पा रहे हैं। और अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है तो वो इनेंशियोमर नहीं बनाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव है उसके बावजूद, और इस प्रकार के कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं। मीजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन जो इमेजिनरी लाइन आप देख रहे हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एक दूसरे के मिरर इमेजेस बना रहे हैं, जो अगर आप पेपर फोल्ड करें तो एक दूसरे पर अध्यारोपित आसानी से हो सकते हैं, जिसको हम सिंपल फॉर्मूला फिशर प्रोजेक्शन के रूप में भी देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, तो इंटरनली मिरर इमेज बन रहा है। ये भी कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 का मिरर इमेज है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन ये इनेंशियोमर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ सिमेट्री व्हिच इज आल्सो नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर वह मिश्रण है जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी इनेंशियोमर्स के इक्वल अमाउंट को मिलाने पर मिलता है, और इसके कारण हम ऑप्टिकल इनेक्टिव मिक्सचर प्राप्त करते हैं, जिसे रेसिम भी कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं, या रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें आप इसी चीज से समझ सकते हो, जैसे कि मीजो में इंटरनली एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण, ये एक्सटर्नली एक मॉलिक्यूल का +5 रोटेशन है, दूसरे का -5, अगर इक्विमोलर अमाउंट दोनों को मिला दें तो जो उनका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। बट ये मॉलिक्यूल के अंदर नहीं बल्कि बाहर से किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन के द्वारा ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ को ऑप्टिकल इनएक्टिव पदार्थ में बदलना। तो रेसिमिक मिक्सचर, उसको रेसिमेट भी कहा जाता है, इक्वल अमाउंट में मिलाने पर प्राप्त होता है। इसको प्लस माइनस अथवा डीएल शब्दों से भी लिखा जाता है, प्रीफिक्स। जैसे ये डीएल सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है, शुगर के लिए यूज होता है, अदरवाइज स्मॉल डीएल ही रेसिमिक मिक्सचर के लिए लिखा जाता है, बाकी सभी एक्सेप्ट शुगर्स। और डी और एल का मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एल। इसको आर एस शब्द से या एस आर शब्द से भी लिखा जा सकता है, प्रीफिक्स सिंबल। जैसे उदाहरण के लिए टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड में आप देखिए, टार्ट्रिक एसिड का ये जो फॉर्मूला है ये मीजो कंपाउंड का है। क्यों मीजो है? बिकॉज इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कार्बन 2 और 3 के बीच। अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचे तो आप देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है दोनों के बीच का मिरर इमेज बन जा रहा है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जबकि यही टार्ट्रिक एसिड का अगर कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया जाए तो आप देखेंगे कि इसका मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पा रहा है। तो कंपाउंड ये वाला फर्स्ट टार्ट्रिक एसिड 2R 3R जिसमें लिखा है वो इसका इनेंशियोमेरिक पेयर है। अब अगर हम
2R3R टार्ट्रिक एसिड को 2S3R टार्ट्रिक एसिड में इक्वल अमाउंट में मिला दें तो हमको प्राप्त होगा DL या प्लस माइनस, जिसे हम कहते हैं रेसमिक मॉडिफिकेशन। अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर, अब वो नहीं रह जाएगा, रेसिन मिक्सचर या रेसिमेट बन जाएगा। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन वह फिनोमिना है जो अभी समझाए गए रेसिमिक मिक्सचर को इंडिविजुअल इनेंशियोमर में बदल देता है। मतलब सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस इनटू ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। जब हम ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिश्रण से ऑप्टिकली एक्टिव इनेंशियोमर्स प्राप्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को रिजोल्यूशन कहते हैं। इस फिनोमिना में हम कई प्रकार के मेथड उपयोग में लाते हैं, जिसमें मैकेनिकल मेथड, बायोकेमिकल मेथड, केमिकल मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है, जिससे डीएल मिक्सचर को डी अथवा एल में सेपरेट किया जा सकता है, जिसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अब ऐसे कुछ टर्म्स जो इनेंशियोमर्स में नहीं होना चाहिए ताकि वह इनेंशियोमेरिक नेचर शो कर सके, तो हम देखेंगे वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो इनेंशियोमर्स डिपेंड्स on whether a molecule is non-superimposable on its mirror image, हमने ये पहले ही देख लिया है। If it is superimposable, the molecule is optically inactive. If it is non-superimposable, then the compound will be optically active. A most convenient method for inspecting superimposability is to determine whether the molecule has any of the following element of symmetry. और ये element of symmetry तीन प्रकार के होते हैं: plane of symmetry, center of symmetry और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हालांकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री को दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे, सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको सिंबलाइज करते हैं CN से, और अल्टरनेटिंग और improper axis of symmetry, which is symbolized as SN. First is plane of symmetry. Plane of symmetry को डिफाइन करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन जो मॉलिक्यूल को ऐसे दो भागों में विभक्त कर दे जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसा कि टार्ट्रिक एसिड में हमने पहले भी उदाहरण देख चुके हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं: अ मॉलिक्यूल विथ एटलीस्ट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी सुपरइम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज एंड इज अकिरल। अ मॉलिक्यूल that does not have a plane of symmetry is usually chiral. It cannot be superimposed upon its mirror image. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं। इंटरनली कंपनसेशन के कारण मीसो कंपाउंड बन रहा है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: यह एक ऐसा पॉइंट है जो किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में हो, और अगर इस सेंटर से हम एक सीधी लाइन खींचें जो किसी ग्रुप को छूती है, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही लंबी दूसरी लाइन खींचें जो दूसरे ग्रुप को छूती है, तो ये दोनों ग्रुप अगर सिमिलर हैं तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाए जाने की संभावना है। कब? जब बाकी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स भी वही प्रकृति के हों, यानी CH3 इस सेंटर से CH3 और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी CH3 आपस में टच कर रहा है इक्वल लाइन खींचने पे। उसी प्रकार देखिए हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से। ये फॉर्मूला जो है 2,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन का है, 1 2 3 4, तो साइक्लोब्यूटेन। और
1 और 3 पोजीशन पर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दिस इज 2,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री C1 है। इसको भी हम उससे समझ सकते हैं। ये दूसरा उदाहरण है। इसमें आप देखिए, ये कीरल कंपाउंड होगा। ये है 2,5 डाई कीटो पिपराजाइन का एक उदाहरण है ना। तो ये 1 2 3 और 6 पर डाइमिथाइल ग्रुप उपस्थित है। इसमें ये दोनों CH3 सिस पोजीशन पे हैं। तो अगर आप इसको सेंटर माने, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो सेंटर मानने पर अगर हम लाइन खींचे तो आप देखिए H जो है CH3 से जाके मिलेगा, और ये CH3 H से जाके मिलेगा, मतलब दोनों डिफर कर गए। लेकिन अगर इसको ट्रांस बना दें, देखिए CH3 ऊपर और ये CH3 नीचे, तो CH3 को टच करेगा, तो ट्रांस डाइकीटो पिपराजाइन मॉलिक्यूल इज एकीरल मींस नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जबकि सिस आइसोमर इज अकीरल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ हैविंग नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड वन इज सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें भी एक इमेजिनरी एक्सिस इमेजिन की जाती है, जो 360 डिग्री घुमाने पर अगर किसी भी डिग्री में सिमिलर मॉलिक्यूल अगर मिलता है तो उसको एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। An imaginary line passing through a molecule in such a way that when the molecule is rotated about it by an angle of 360 by n, an arrangement of indistinguishable from the original one is obtained. अब जैसे उदाहरण हम ये ले, ये भी डाइमिथिल साइक्लोब्यूटेन का एक उदाहरण है, 1,3 डाइमिथिल साइक्लोब्यूटेन। अब ये सिस फॉर्म है, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो 180 डिग्री आप घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाने पे क्या होगा, दिस CH3 विल कम हियर, है ना, और 180 डिग्री घुमाने पर ये यहाँ तक आ जाएगा। तो 180 डिग्री घुमाने पर हमको ये फिगर प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल सेम है। 90 डिग्री घुमाने पर हमको यह फिगर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि H इस जगह में आ जाएगा और CH3 नंबर 3 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक्सिस एनफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सिस 1,3 डाइमिथिल साइक्लोब्यूटेन है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। 180 डिग्री घुमाने पर ये इनडिस्टिंग्विशेबल एक अपीयरेंस दिखाई पड़ता है, जो कि मतलब सिमिलर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होता है। दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको अल्टरनेटिंग एक्सिस को हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसमें जब हम रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को 360 बाई n फोल्ड से, तो आप देखिए ये इमेजिनरी लाइन है AB, इससे आपने इसको घुमाया 90 डिग्री, तो अब ये नंबर 4 जो है पोजीशन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। नंबर 1 विल कम हियर, नंबर 2 विल कम हियर, बस 90 डिग्री घूम गया। अब इस 90 डिग्री घूमने के बाद अब देखेंगे ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल जैसा नहीं है, डिफरेंट है। जैसा कि हमने पहले 180 डिग्री घुमाने पर देखा था कि सिमिलर मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अगर 90 डिग्री घुमाए तो ये सिमिलर मॉलिक्यूल प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस पर हम एक मिरर रख दें 90 डिग्री घुमाने के बाद और इसको रिफ्लेक्ट करें, तो आप देखिए रिफ्लेक्शन ये आएगा, और इस रिफ्लेक्शन इज टोटली आइडेंटिकल विद द ओरिजिनल वन। तो रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम दें, तो हमको सिमिलर मॉलिक्यूल अगर मिलता है तो वो कहलाता है अल्टरनेटिंग। तो यह भी एक प्रकार की एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानी जाएगी। और
इसमें इसी प्रकार कितने फोल्ड सिमेट्री मिलेगी आपको? S4, 4 फोल्ड सिमेट्री। एवरी 90 डिग्री पे आपको सिमिलर रिफ्लेक्शन प्राप्त होगा जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल के जैसा होता है। आप इसको बनाकर देख भी सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा इन सब बातों से कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो एनेंटियोमर होने के लिए आवश्यक है। और ये आवश्यक क्या क्या चीजें हैं? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनेंटियोमर इज दैट मॉलिक्यूल शुड बी chiral या डिसिमेट्रिक। ये वर्ड भी अभी आगे आपको समझ में आएगा। द मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। एक दूसरे पर दर्पण प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए। और इवन इफ इट मे नॉट हैव एन एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियोजेनिक सेंटर न भी हो, एसिमेट्रिक कार्बन न भी हो, उसके बावजूद उसमें किरल कार्बन होना चाहिए और वो एक दूसरे पर दर्पण प्रतिबिंबित नहीं होना, सुपर इम्पोज दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल एनेंटियोमर कहलाएगा, स्टीरियोआइसोमर का एक रूप। उसी प्रकार इन जनरल इट हैज बीन observed that the compound having one or more chiral centers show enantiomerism and therefore optical active. However, this statement does not hold good for all such molecule. Examples देखिए, हमको अब ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जो इनेंशियोमेरिक सेंटर तो है, परंतु उसमें कितने इनेंशियोमर्स बनेंगे इसका भी जानना जरूरी है। जैसे मीजो में कितने इनेंशियोमेरिक एस्ट्रिक द्वारा मार्क किया गया है, तो 2 इनेंशियोमेरिक सेंटर है। इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है जिसके कारण इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर देखिए ऐसा कंपाउंड है जो इनेंशियोमर्स तो है, परंतु इसमें किरलिटी जो है बाइफिनिल, ये जो 2 मिरर इमेजेस हैं, इसके कारण इसमें किरलिटी जो है प्लेनरिटी ऑफ द कंपाउंड के कारण बाइफिनिल जो होता है, एक ये प्लेन अलग है, दूसरा प्लेन अलग है। अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये आसानी से रोटेट हो जाता और हमें कोई इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं मिलता, परंतु ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमेरिक पेयर हैं बिकॉज ये जो COOH और NO2 ग्रुप हैं ये सिंगल बॉन्ड के रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और इसकी प्लेनरिटी इसके परपेंडिकुलर हो जाती है। अब जैसा कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और कितने मेसो कंपाउंड हैं अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें किरल सेंटर की उपस्थिति देखनी पड़ेगी। किरल सेंटर के नंबर्स को हम अगर n माने तो किरलिटी की गणना आइसोमर की गणना की जा सकती है। एग्जाम्पल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें अलग अलग प्रकार के हाफ्स हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड का उदाहरण यहाँ नहीं दिया जा सकता, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं फर्स्ट हाफ और दूसरा हाफ उसका अलग अलग होगा, तो 2:n उसके आइसोमर की संख्या होगी और n बराबर होगा किरल सेंटर, और ये किरल सेंटर अलग अलग होंगे, एक दूसरे से विभिन्न होंगे और इसमें मीजो कंपाउंड बनने की संभावना शून्य रहेगी। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिमिलर किरलिटी सेंटर है, एक जैसे से होंगे, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक वो जिसमें इवन नंबर सम संख्या के किरल कार्बन हो, एक वो जिसमें असम संख्या के किरल कार्बन हो। तो सम संख्या वाले किरल सेंटर की उपस्थिति के कारण ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या हो सकती है 2:n-1 और मीजो कंपाउंड की गणना करेंगे 2:n/2-1 से। और ऑड नंबर वाले किरल सेंटर के लिए फॉर्मूला यहाँ दिया गया है जिसकी गणना हम आगे उदाहरण देखकर करेंगे। ऐसे कंपाउंड जिसमें n किरल कार्बन है वो 2:n ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस देंगे। उदाहरण 3-ब्रोमो
2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। ये देखिए CH3CHOH, ये पहला कीरल कार्बन हो गया जिसमें 4 विभिन्न 1 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये तीसरा ये, और Br यहाँ दूसरा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों कार्बन कैसे हैं, डिसिमिलर। अगर यहाँ OH आ जाता तो ये दोनों कार्बन आपके सेम हो जाते हैं, और इसलिए अब इसकी गणना आप किससे करोगे, 2n = 4। इसमें 4 ऑप्टिकल एक्टिव प्राप्त होंगे। ये उदाहरण जिसमें दो किरल सेंटर हैं, दोनों असमान हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ CH3 जुड़ा है, दूसरी तरफ CH2OH, और इसलिए इसकी गणना भी उसी प्रकार 2n से होगी, मतलब 4। टार्ट्रिक एसिड 2 कार्बन किरल सेंटर है जिसमें दोनों किरल एक जैसे हैं, मतलब ये सिमिलर किरल कार्बन होंगे। यहाँ आप देख सकते हो CH से जुड़ा है, OH से, COOH से, और ये कंप्लीट CHOH COH। वैसे ये भी CHOH COH और CHOH कंप्लीट। तो दोनों सिमिलर हो गए। ऐसे में गणना करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अर्थात इसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या 2 मिलेगी, ये है फर्स्ट और ये सेकंड, और मीजो कंपाउंड 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके दोनों OH एक तरफ आ जाएं, जैसे यहाँ दिया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण इंटरनल कंपनसेशन होगा और मीजो कंपाउंड फॉर्म होगा। नेक्स्ट, जिसमें 3 मतलब ऑड नंबर ऑफ किरल सेंटर है। यहाँ पर आप देखिए ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड का ये उदाहरण है, और इसमें 3 किरल सेंटर हैं, 1 नंबर 2 3 और 4, और ये 2 3 4 में जो आइसोमेरिज्म की संख्या है उसकी गणना के लिए जो फॉर्मूला है उसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। क्योंकि अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स आप देखेंगे तो 2 मिलेंगे, 1 2, और नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड आप देखेंगे तो ये दोनों मिलेंगे। क्यों ये मीजो कंपाउंड है? बिकॉज सेंटर कार्बन जो कि है उसको हम प्लेन मानेंगे, और प्लेन के ऊपर और नीचे मिरर इमेज बना पा रहा है, इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पर अगर आप प्लेन बनाओगे इसी कार्बन को, सेंटर कार्बन को, तो आप देखिए नंबर 2 और नंबर 4 एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, जबकि ये दोनों कंपाउंड मीजो कंपाउंड है। और टोटल नंबर ऑफ इसलिए आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4, जिसमें मीजो की संख्या 2 और इनेंशियोमर की संख्या 2। थैंक यू।